देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट पोर्टल का शुभारंभ है आज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। उद्यान भवन परिसर में शाम 4 बजे से कार्यक्रम होगा। उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी MIP पोर्टल का शुभारंभ होगा आज और इसमें उद्यान राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। यूपी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट पोर्टल का शुभारंभ होगा। ये एक ऐसा पोर्टल जहां पर एक ही मंच पर तमाम बागवानों को और किसानों को तमाम सुविधाएं मिलने वाली हैं। इसी के साथ साथ बहुत से ऑप्शंस मिलने वाले हैं, बहुत से जानकारियां इस पोर्टल पर मिलने वाली हैं और इसी का शुभारंभ करेंगे आज। तो देखिए, एक और हम आगे बढ़ रहे हैं विकास के पथ पर, तो दूसरी ओर हम डिजिटल वे में भी आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल वे में हमने अपनी बागवानी को सुदृढ़ करना है, डिजिटल वे में हमने अपनी किसानी को सुदृढ़ करना है और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूपी MIP पोर्टल का ये जो शुभारंभ होगा, आगे इसका सफल कार्य भी हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस पर कैसे कार्य करना है, कैसे इस पर तमाम सूचनाएं मिल सकती हैं, जानकारियां मिल सकती हैं, ये जानने की हम कोशिश भी करेंगे। और यूपी MIP पोर्टल का आज शुभारंभ हो जाएगा। यूपी MIP पोर्टल का डिज़ाइन कर लिया गया है, इसे संपूर्ण रूप दे दिया गया है। बस अब इस पोर्टल का शुभारंभ होना है। तो उद्यान भवन परिसर में शाम 4 बजे ये कार्यक्रम होगा। उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। यूपी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट पोर्टल का शुभारंभ होगा आज। यूपी MIP पोर्टल का शुभारंभ आज उद्यान भवन परिसर में शाम 4 बजे से होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ। उद्यान भवन परिसर में शाम 4 बजे से होगा कार्यक्रम। यूपी MIP पोर्टल का शुभारंभ होगा आज। अगली बड़ी खबर बता दें, लखनऊ से ही भूजल सप्ताह समापन समारोह का आयोजन आज है और सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे लोक भवन में कार्यक्रम होगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूजल सप्ताह समारोह पर कार्यक्रम है आज। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो आपको बताएं कि भूजल से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को देखने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। चंद्रयान 3 देश की धरती से चांद के सफर पर निकल चुका है। 23 से 24 अगस्त को चांद पर कदम रखने की संभावना है, लेकिन इसके बीच इसरो ने ट्विटर के जरिए बताया कि चंद्रयान 3 की चौथी कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। वहीं चंद्रयान को लेकर जनता में भी काफी उत्साह है। झांसी के शिक्षक ने चंद्रयान 3 के मॉड्यूल को बनाकर के बच्चों के बीच उड़ाया, जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट। देश एक बार फिर आकाश का लक्ष्य पूरा करने में जुटा हुआ है। दरअसल 14 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान 3 के लॉन्च के साथ आंध्र प्रदेश की धरती से इतिहास रच दिया। देश के सबसे सुरक्षित रॉकेट LV-MV4 से चांद के सफर पर निकला चंद्रयान कहां तक पहुंचा, इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। इसी कड़ी में इसरो ने आज एक बड़ी अपडेट दी है। इसरो ने आज ट्वीट कर बताया कि चंद्रयान 3 की चौथी कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। 2 दिन पहले चंद्रयान ने तीसरी कक्षा बढ़ाने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया था। इसरो ने आगे बताया कि अगली फायरिंग 25 जुलाई को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच की जाएगी। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग से देश में खुशी का माहौल है। शिक्षक, साइंटिस्ट, डॉक्टर, जनता और स्कूली बच्चे भारतीय होने पर गर्व कर रहे हैं। इसी कड़ी में झांसी जिले के ब्लॉक गुरसराय अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय राजापुर कंपोजिट में कार्यरत नवाचारी शिक्षक मोहनलाल सुमन ने स्कूली बच्चों के बीच चंद्रयान 3 का मॉड्यूल बनाकर प्रयोग किया।
इसरो के LV-MV4 रॉकेट द्वारा 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 की उड़ान भरी थी, जिसका मॉड्यूल तैयार कर मोहनलाल सुमन ने पानी और हवा के दबाव से चंद्रयान 3 के मॉड्यूल को उड़ाया, जो कई फीट ऊपर तक गया, जिसे देखकर बच्चों में रोमांच भर गया। ये जो आप यान देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? चंद्रयान 3। ये कितने दिन में चंद्रमा में पहुंचेगा? ये धरती के कितने चक्कर लगाएगा? और चंद्रमा के भी 5 चक्कर लगाएगा। तो देखा आपने, स्कूली शिक्षक द्वारा बनाई गई चंद्रयान का मॉड्यूल देखकर बच्चे गदगद हो गए। चंद्रयान के मॉड्यूल को उड़ाने से पहले शिक्षक मोहनलाल सुमन ने बच्चों को चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी दी, जिसे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह समझा। मूल रूप से गरौठा निवासी मोहनलाल सुमन अपने नवाचारों से सुर्खियों में रहते हैं और बेहतरीन नवाचारों के लिए 3 बार देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित भी हो चुके हैं। उनके इस प्रयास की हर जगह प्रशंसा की जा रही है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए झांसी से राजीव दीक्षित की रिपोर्ट। बदायूं से अगली खबर बता दें, हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से बड़ा हादसा हुआ। घर के बाहर सो रहे 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। करंट लगने से 5 लोग झुलस गए। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। गर्मी की वजह से घर के बाहर सो रहा था परिवार। बिसौली पुलिस ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। बिसौली के DP यादव की कोठी के पास का मामला है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे, गर्मी की वजह से घर के बाहर सो रहा था परिवार। बिसौली पुलिस ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिसौली के DP यादव की कोठी के पास का है मामला। बदायूं से बड़ी खबर, हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से बड़ा हादसा। घर के बाहर सो रहे 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। करंट लगने से 5 लोग झुलसे। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और गर्मी की वजह से घर के बाहर सो रहा था परिवार। तो देखिए, बिसौली पुलिस ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया है और बिसौली के DP यादव की कोठी के पास का मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पवन तोमर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं। पवन तोमर, गर्मी की वजह से घर के बाहर परिवार सो रहा था, ऐसे में बड़ा हादसा हो जाता है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बताते, बहुत ही बड़ी घटना है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। ये 5 पूरा परिवार गर्मी की वजह से बाहर सो रहा था। ऊपर से जो है हाई टेंशन लाइट जो है जा रही थी, वो जो है सोते पे इनके ऊपर गिरी है और 3 लोगों की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है। बहुत ही बड़ा ये बिजली विभाग पे सवाल खड़ा होता है। इतनी जर्जर लाइट जो है तार है, उसके बावजूद भी बिजली विभाग कोई भी संज्ञान नहीं लेता। ये ऐसा एक विभाग है जिस पर कोई भी संज्ञान नहीं लेता। पूछा कितना भी बड़ा हादसा हो जाए, आए दिन रोज देखने को मिलती है। कहीं किसी की भैंस मारी जाती है करंट लगने से, कहीं कुछ होता है, आए दिन रोज घटनाएं होती है। लेकिन बिजली विभाग उनके आप कुछ क्या अधिकारी कुछ उसमें देखते हैं, नहीं देखते हैं, क्या करते हैं, इन पर कोई एक्शन नहीं होता। जी, परिवार वाले क्या कह रहे हैं, क्या मांग है? परिवार वालों को बस ये है कि हमारा जो परिवार तो चला गया, लेकिन बिजली विभाग पे एक्शन हो। बिजली विभाग एक ऐसा भ्रष्ट विभाग उसमें बन गया है। कितनी भी कंप्लेंट करिए, आए दिन लगातार सबसे ज्यादा कंप्लेंट बिजली विभाग की आती है, लेकिन बिजली विभाग पे कोई भी एक्शन नहीं होता। उसी जब तक इन पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। कब एक उच्च परिवार ऐसे जिनकी पूरा परिवार जिसके घर में 3 भैंस की भैंस खत्म हो गई, लेकिन वो कंप्लेंट करते हैं, कोर्ट चले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होती है। उनकी मांग बस यही है कि इन पे सख्त से कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए पवन। लखनऊ से अगली खबर, बेनामी संपत्ति के मामले में मुख्तार से पूछताछ। बांदा जेल में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने की पूछताछ। मुख्तार अंसारी ने अधिकारियों को सही से नहीं दिया जवाब। कई स्थानों पर छापेमारी के बाद मुख्तार अंसारी से की गई पूछताछ। मुख्तार के करीबियों की संपत्ति को भी किया गया है कुर्क। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्तार से पूछताछ जारी है। कई स्थानों पर छापेमारी के बाद मुख्तार अंसारी से पूछताछ की गई है
और मुख्तार के करीबियों की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। बेनामी संपत्ति के मामले में मुख्तार से पूछताछ। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्तार अंसारी ने अधिकारियों को सही से नहीं दिया जवाब। एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लखनऊ से। एसके वाजपेयी, मुख्तार अंसारी से लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि मुख्तार सही से जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में किस प्रकार से ये जो जांच है चल रही है, कितना मुश्किल है ये जांच? तौर पर ये आयकर विभाग की टीम है जो कि लखनऊ से 5 सदस्यीय टीम बांदा जेल पहुंची थी अभी कुछ दिन पहले ही। जो आयकर की टीम थी उसने गाजीपुर, मऊ, साथ ही साथ आजमगढ़ जैसे जिलों में छापेमारी की थी, जहां पर ऐसी आशंका थी कि मुख्तार अंसारी के कई करीबी हैं जिनके नाम पर मुख्तार ने बेनामी संपत्तियां ले रखी हैं। हालांकि इन बेनामी संपत्तियों को जांच के बाद कई ऐसी संपत्तियां थी जिनको आयकर विभाग की टीम ने कुर्की की कार्रवाई की थी। इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि कई जगहों के डॉक्यूमेंट भी आयकर विभाग की टीम के पास है, बांदा जेल वो पहुंची थी और बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से कई राउंड की पूछताछ हुई। 5 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने मुख्तार अंसारी से पूछताछ की है। हालांकि इस पूछताछ के दौरान मुख्तार अंसारी ने कुछ सवालों के जवाब तो जरूर दिए, लेकिन जब बेनामी संपत्तियों का सवाल हुआ तो उस दौरान मुख्तार अंसारी ने टीम को गोलमोल जवाब देने शुरू कर दिए। हालांकि कई राउंड में उससे पूछने की कोशिश की गई कि आखिर कई ऐसे लोग हैं जो लगातार उसके संपर्क में रहे, उसके लिए काम कर रहे थे, लगातार उनके घर उसका उन लोगों का आना जाना था और उनके नाम पर बड़े पैमाने पर संपत्तियां खरीदी गई हैं। और जांच में यह भी पता चला कि उन लोगों की जो इनकम है वो इतनी नहीं थी जो इतने बड़े पैमाने पर संपत्तियों की खरीद फरोख्त कर सकें। तो ऐसी स्थिति में मुख्तार अंसारी ने इन सवालों के जवाब नहीं दिए। हालांकि कई बार पूछताछ के बाद जब मुख्तार अंसारी की तरफ से गोल बोल जवाब दिए गए, आयकर की टीम को उलझाया गया, उसके बाद आयकर की टीम अपनी कार्रवाई पूरी कर लखनऊ वापस आ गई है। तो निश्चित तौर पर हम देखें कहीं न कहीं अब आयकर विभाग भी अपना शिकंजा लगातार मुख्तार अंसारी गिरोह पर कस रहा है, क्योंकि लगातार इस तरीके की छापेमारी और पूछताछ की कार्रवाई आयकर विभाग की तरफ से की जा रही है और कोशिश है कि अब उन संपत्तियों पर कार्रवाई हो जो कि बेनामी है, मुख्तार अंसारी ने अपने करीबियों या अपने घर के नौकरों या दूसरे से जानने वालों लोगों के नाम पर खरीद रखी है, जिससे कि वो प्रशासन की नजर में ना, ताकि पूछताछ के बाद आगे क्या कार्रवाई आयकर की टीम करेगी ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। कहा जाता है अगर घर का मुखिया सही हो तो परिवार पर कोई आंच नहीं आती और तरक्की रुक नहीं सकती। ठीक वैसा ही हाल सोनभद्र जिले में देखने को मिला है, जहां के मुखिया यानी जिला कलेक्टर अपने व्यक्तिगत व्यवहारिक व्यवहार से लोगों का दिल तो जीतते ही हैं, साथ में विकास योजनाओं की जो मजबूत नींव रखी है वो किसी से छिपी नहीं है। देखिए एक खास रिपोर्ट। किसी भी क्षेत्र में आम जनता की जीवन शैली को बदलने के लिए हर पैमाने पर विकास होना जरूरी होता है और ये तभी संभव है जब सरकारी योजनाएं पूरी ईमानदारी के साथ जमीन पर उतरे। सोनभद्र जिले के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने डीएफएम फंड का इस तरह से सदुपयोग किया कि खनन क्षेत्र जहां विकास से अछूता था वहां पर अब विकास बोलता है। खनन क्षेत्र में रोड के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही थी, जहां पैदल चलना चुनौतीपूर्ण और दूभर था। वहां पर डीएफएम फंड से सीसी और आरसीसी रोड की सौगात दी। आज पक्के रोड मिल जाने से आम लोगों की समय की बचत हो रही है और दुर्घटनाओं में काफी हद तक काबू पा लिया गया है। खनन क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्कूलों में सोलर लाइट लगाने की बात हो या स्कूल की कायाकल्प की बात हो, सोनभद्र डीएम चंद्र विजय सिंह ने किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दी। आज खनन क्षेत्र में स्थित बस्तियों की जीवन शैली विकास के रास्ते पर है और शहरों के बाकी क्षेत्रों की बराबरी कर रहे हैं। वहीं गर्मियों के मौसम में जिले के कई क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई ऐसे ब्लॉक हैं जो डार्क जोन में हैं। सोनभद्र डीएम चंद्र विजय सिंह ने जिले के आला अधिकारियों के साथ रिचार्ज पिट की योजना जो बनाई उसे अमली जामा भी पहनाया गया। मुख्य रूप से बारिश को जो जल है उसको सिंचन का हम लोगों ने योजना बनाई थी और केंद्र सरकार का जल शक्ति अभियान मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की तरफ से भी चल रहा है कैच द रेन अभियान, तो उसको भी इस चीज़ से जोड़ा है। और
हम लोगों ने इसमें अच्छे नंबर्स में ये काम कराए हैं और इसमें साथ साथ माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ काम हुआ है, जिसमें गहरे जो है कूप है, ब्लास्टिंग कूप, उसका निर्माण भी हुआ है। तो कुल मिला के जो जनपद सोनभद्र में जो समस्या, एक पेरिनियल समस्या है, हमेशा चली आ रही है कि यहाँ पे गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पानी की। जितने भी हैंडपम्प होते हैं वो पानी छोड़ देते हैं और टैंकर के माध्यम से सप्लाई देनी पड़ती है। तो एक प्रयास किया गया है ताकि आगे आने वाले समय में जो भी बारिश का पानी है उसको हम लोग सीधे अंदर पहुँचा सकें फ़िल्टर आउट करके। और इस चीज़ के बाद आसपास के जो एरिया हैं जहाँ पे भी रिचार्ज होगा पानी का, तो वहाँ के हैंडपम्प पानी देना शुरू कर देते हैं, ऐसा देखने में भी आया है। तो इस चीज़ को और अगर इसके परिणाम अच्छे रहते हैं तो इसको हम पूरा तरीके से और ज़्यादा स्केल अप करेंगे। किसानों को खेती के लिए पानी पर निर्भर रहना होता है, खास तौर से वैसे किसान जिनके यहाँ खुद के सिंचाई के साधन नहीं हैं। उनके लिए आसपास ही तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। कई क्षेत्रों में तालाबों का निर्माण अंतिम चरण पर है। अमृत सरोवर के तहत सरकारी भवनों के हार्वेस्टिंग व बंधियों का निर्माण, तालाब योजनाओं के तहत तालाबों का निर्माण, पक्की नालियों को बनाकर तालाबों तक जोड़ने का कार्य बारिश से पहले कराया गया है, ताकि जब बारिश के समय नहर हो तो हमारे तालाब भी भर सके, जो किसी वजह से खाली रह जाते थे। देखिए, नॉर्मली जो एक डिमांड रहती है, बहुत ज़्यादा संख्या में डिमांड आती है कि हमारा जो बोरवेल है, एक नया बोर सूख गया है, आप फिर से एक हमारा बोर करवा दीजिए। इस तरह की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है सीज़न में। तो ये देखा जाता है कि हम नॉर्मली जो हमारा गवर्नमेंट का धन है वो खर्च हो रहा है नए बोरवेल करने में और पुरानी बोरवेल सूखते चले आ रहे हैं। तो जब पुरानी बोरवेल सूख रहे हैं तो जितना भी सारा जो धनराशि है वो एक तरह से वेस्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और उस बोरवेल का फिर से यूज़ कर सके कि जो बारिश का पानी इकट्ठा हो उसको हम सीधे फिर हम लोग उसको रिचार्ज के रूप में कर सकें। तो ये योजना हम लोगों की थी और उसका जो थिंकिंग है वो इसी पॉइंट से आया था कि जो पुराने बोरवेल है वो वेस्ट हो जा रहे हैं और उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जा रहा है। तो जब ये पानी रिचार्ज करेंगे तो आसपास के जो पुरानी बोरवेल हैं ये भी फिर से पानी देने लगते हैं। तो ऐसा कुछ जगह पे हुआ था। तो उस चीज़ को फिर स्केल अप करते हुए हम लोगों ने इस चीज़ को फिर लार्ज स्केल पे किया और 1800 से ज़्यादा रिचार्ज पिटे हम लोगों ने बनवाए। और गांव में अक्सर गंदे पानी की निकासी की समस्या होती है। गंदे पानी के इकट्ठा होने से बहुत सी बीमारियां तक हो जाती थी। अब रिचार्ज पिट से पानी की निकासी की समस्या से बहुत जल्द निदान मिल जाएगा। घर का वेस्टेज वाटर पाइप लाइन से जोड़कर मिला दिए जाने से निकासी की समस्या खत्म होती दिख रही है। रिचार्जिंग पिट में बोरिंग भी किया जा रहा है ताकि पानी फिल्टर होकर जमीन के अंदर जाएगा, जिससे कि वाटर लेवल जो डाउन जा रहा है निश्चित तौर से लेवल बढ़कर ऊपर आएगा। इस रिचार्ज पिट से इनिशियल में तो यह देखा जाए, गाँवों में एक समस्या हुआ करते थे वाटर लॉगिंग की। लोगों के घर का पानी निकलने की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो अक्सर जगह जगह पे वाटर लॉगिंग हुआ करती थी, जिससे दुनिया भर की बीमारी जैसे मच्छर वगैरह पैदा होते थे। अक्सर गांव में विवाद हो जाया करता था पानी की निकासी को लेकर के। इससे क्या है कि एक पानी की निकासी की समस्या समाप्त होगी। वह घर का वेस्टेज वाटर उसको पाइपलाइन से जोड़ करके इसमें मिला देंगे। दूसरा क्या है, इस रिचार्जिंग पिट से चूँकि इसमें बोरिंग भी है, पानी फिल्टर होकर के ज़मीन के नीचे जाएगा, तो वाटर लेवल जो डाउन जा रहा है निश्चित तौर पर ऊपर जाएगा। रिचार्ज पिट को लेकर न्यूज़ वन इंडिया की टीम कई गांवों में ग्राउंड रिपोर्ट देखने पहुंची थी, जहां सरकार की योजनाओं को जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। गोरही गांव के लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में सोनभद्र जिला विकास की ओर बढ़ रहा है। पानी को लेकर होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखकर जिलाधिकारी ने जल संचयन के बारे में जो सोचा है वो जिले के लिए वरदान साबित होगा। ये जो गंदा पानी बह रहा था जगह जगह से जी, वो इकट्ठा जो है ढक कर रखा गया है। इससे जो है मच्छर पैदा नहीं होंगे जी। और आपको इसके कोई फायदा समझ में आता है कि नहीं? वाटर लेवल बढ़ेगा इसका? हाँ, बढ़ेगा। अच्छा, बढ़ेगा। फायदा साहब, मच्छर तो पहले कम हो जी हैं। जब गंदा पानी बहुत रही इधर उधर तो न बही, जब गड्ढा में जाई जी, अब पानी सूखी तो हमन का वाटर लेवल बढ़ जाई कम से कम कुछ। वहीं जिलाधिकारी द्वारा कराए जा रहे कार्यों को देखने के लिए न्यूज़ वन इंडिया खुद मौके पर पहुंचा और जायजा लिया। देखिए, मैं इस समय गौरही गांव में मैं खड़ा हूं, जहां पे सरकार द्वारा ये रिचार्ज पिट की एक योजना चलाई जा रही है, जिससे कि गांव का जो
गैस्टेड पानी है जो नालियों में जो बहता था, जो खेतों में बहता था, जहाँ से गंदगी पैदा होकर जो है गंदगी के द्वारा मच्छर पैदा होते थे और लोगों को बीमारियां होती थी। उसी योजना को, पानी को इकट्ठा करने के लिए, वाटर लेवल बढ़ाने के लिए सरकार ने ये योजना चालू की है, जिससे कि गांव का पानी अन्यथा गैस्टेड न बहे और लोगों को जो इससे जो परेशानियां होती थी वो भी दूर हो। और इस योजना से वाटर जमीन के अंदर जो है कि बोर करके ये जो गैस्टेड पानी है इसको जमीन के अंदर डाला जा रहा है, जिससे कि वाटर लेवल जो है कि ये जो कम होता था वो कम न हो। 30 से 35 फीट की गहराई पे ये जो है कि बोरिंग की हुई है और इसी में जो है कि पूरे गांव का पानी इकट्ठा होकर जो आएगा और उसको जो है कि ज़मीन में अंदर वो सोखेगा, जिससे कि पानी की भी बचत होगी और पानी गैस्टेड भी नहीं होगा और इससे आपको जो है कि वाटर लेवल भी इससे बढ़ेगा। ये थी सरकार की योजना। ये चैम्बर जो है कि पूरे गांव का जो है कि ऐसे कई चैम्बर गांव में बनाए गए हैं, जहाँ पे जो है कि कई घरों का पानी लाके जो है कि चैम्बर में छोड़ा जा रहा है। संतोष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, सोनभद्र। रामपुर में मुहर्रम सहित विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर पुलिस लाइन के सभागार में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। उन्होंने पूर्व वर्षों में मुहर्रम के दौरान घटित घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि संबंधित एसडीएम और सीओ अपने क्षेत्र में लगातार सतर्कता बरते। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद ने धर्मगुरु, उलेमा और संभ्रांत जनों के सहयोग से अमन, चैन और भाईचारे की मिसाल कायम की है। आगामी त्योहारों के दौरान भी शांतिपूर्ण और समरसता का माहौल बना रहे, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। धार्मिक आयोजनों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रत्येक धर्म के त्योहारों के संबंध में प्रशासनिक स्तर से सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई और सतर्कता के लिए हर जरूरी तैयारी की गई है। वहीं उन्होंने सभी एसडीएम और सीओ को निर्देश दिए कि तहसील और थाना स्तर पर गठित पीस कमेटी के माध्यम से भी लोगों को आगामी त्योहारों के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए सहयोग ले। बाराबंकी से अगली खबर, मिलावटी डीजल कारोबार भंडाफोड़। ढाबे की आड़ में मिलावटी डीजल का अवैध कारोबार। आबकारी विभाग ढाबे में की छापेमारी। ढाबा संचालक और अन्य अभियुक्त फरार। टैंकर से इथेनॉल खरीदकर बनाता था मिलावटी डीजल। प्रतिबंधित 2000 लीटर इथेनॉल बरामद। 665 लीटर डीजल किया गया है बरामद। और अवैध कारोबार में प्रयोग की जा रही 3 गाड़ियां बरामद की गई हैं। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के वृंदावन ढाबा का है पूरा मामला। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।